बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वही हुआ है जिसका डर था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वहाँ के रहनुमा, वहाँ के अवामी नुमाइंदे इस वक्त आस्तीने चढ़ा चुके, और उनका ये कहना है कि हमें मजबूर किया गया है। हम ये कभी ना करते, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। हमें एस्टैब्लिशमेंट ने, हमें इस हुकूमत ने, इस सिस्टम ने, हाइब्रिड हुकूमत ने मजबूर किया है कि हम ये करें। अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है रात, जो कुछ इमरान खान साहब की बहनों के साथ हुआ, उसके बाद उन्होंने आसिम मुनीर साहब पर, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर, हुकूमत पर, सब पर जिस अंदाज में बात की है, वो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि यहां से आगे सूरत हाल खुदा न खास्ता ज्यादा खौफनाक हो सकती है। इन हालात में एक चीज हो रही है, हमारे यहाँ जो सहाफ़ी हैं, जिन्हें मैं कहता हूं तर्जुमान सहाफ़ी। अच्छा, बात सिर्फ तर्जुमान सहाफ़ियों की नहीं है। वो सहाफ़ी जो तर्जुमानों के अलावा सहाफ़ी हैं, उनको भी वही बात बताई जाती है, बताई जा रही है। तर्जुमान सहाफ़ी जो हैं, वो जरा मजे लेके, चस्के लेके, चेजा लेके बताते हैं। जो बाकी सहाफ़ी हैं वो बताते हैं, और बताते हुए कहते हैं कि अगर ये हो रहा है, अगर ये गैर सियासी ताकतें कर रही हैं, अगर ये वो कर रहे हैं जिनका सियासत में या इंतज़ामी मामलात में अमल दखल नहीं है, तो ये गलत है। लेकिन फिर तर्जुमान सहाफ़ी जो हैं, थपकी याफ्ता, तमगा याफ्ता, मुलाजमत याफ्ता, सनद याफ्ता सहाफ़ी, वो फिर ज़रा चेज़ा लेकर, मज़े लेकर बताते हैं कि देखा, ये होना था, ये हो गया है। अब सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से मेरी केपी में 3 सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से ये पता चल रहा है कि गंडापुर साहब जो हैं, उनको पार्टी ने हटा दिया, पार्टी उनसे नाराज थी, और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उनको ये निज़ाम नाअहल करवा के छोड़ेगा। सुहेल आफरीदी के बारे में फैसला आएगा और सुहेल आफरीदी को निकाला जाएगा। ये निज़ाम यहाँ तक पहुंचेगा। और उन सहाफ़ियों को ये कहना है कि हमें ये बताया जा रहा है कि निज़ाम को चलाने वाले ये कहते हैं कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम ये करें। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात हो, तो वो लोग ये कहते हैं कि इस निज़ाम को चलाने वाले हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आस्तीने चढ़ा के, और जिस लहजे में बात करनी चाहिए उस लहजे में उनसे बात करें। अब ये दोनों जानिब की सूरत हाल है। जैसे मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूं और बताऊं कि क्या हुआ रात में इमरान खान साहब की बहनों के साथ, उनकी जमात के कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ, वो हम सब ने देखा था। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ ये कि ये तमाम रहनुमा और इमरान खान साहब की बहनें ये जमा हुए और मीडिया से इन लोगों ने बात की। अब जो कुछ मिसालें दी गई कि जो हमारे साथ अडियाला के बाहर किया गया, वो देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम मजबूरन खुद को कहां खड़ा हुआ पाते हैं वो सुन लीजिए। जैसे शाहिद खटक साहब ये कहते हैं कि जो एसएचओ है एजाज, उसने गिरेबान पे हाथ डाला, और ये हमेशा हमें अडियाला के बाहर नजर आता है। अलीमा खान साहिबा वगैरह खुद इससे नाम लेकर बात करती हैं, ये उनको रोकता है। तो एसएचओ एजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि गिरेबान पे हाथ डाला, और हम पख्तून हैं, गिरेबान पे हाथ डालोगे तो हम गिरेबान पे हाथ डालेंगे। हमें सिर्फ एक बात का लिहाज है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, और उन्होंने कहा कि इस वक्त हम इस बात का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम लिहाज भी नहीं करते। और उन्होंने कहा कि मुझे एसएचओ एजाज ने गाली दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं बता देता हूं आपको क्या कहा। फिर गाली बताते बताते रुके और कहा कि तुम्हारी प्रिविलेज की ऐसी की तैसी। यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि एजाज जो है वो कहता प्रिविलेज को पता नहीं कहां डाल दूंगा, क्या कर दूंगा। ये बातें शाहिद खटक साहब ने की। फिर मीना खान आफरीदी साहब ने जो है वो ऐलान किया कि हम इंतशार नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे आपसे तसादुम हो, लेकिन अगर आप जो तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं, ये तर्ज अमल जारी रहा, तो फिर होगा ये कि आपकी वर्दी, आपके लोग खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब मीना खान आफरीदी साहब ने इस पैगाम के जरिए एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, मरीम नवाज शरीफ साहबा को मुखातिब किया, और मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक काबिज नाजायज वजीर आला हैं। पहले तो आपकी कोई अखलाकी जुर्रत नहीं है,
اور ایک عورت ہوتے ہوئے عورتوں پر تشدد کروایا ہے آپ نے، آپ انہیں گھسیٹتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایم پی اے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے عبدالسلام آفریدی، انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کل رات ہوا ہے، ہم یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، یہ بہت تکلیف دہ ہے، ہمارا دل روتا ہے، اور ہم عمران خان اور اس کی فیملی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہیں جو کچھ ہے۔ یہ تمام باتیں کرنے والے تمام لوگوں نے، پھر وہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، انہوں نے وہ لقمے بھی دیے، وہ باتیں بھی کی، اور ان لوگوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر کہا کہ سب کچھ ان کے احکامات کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ کروا رہے ہیں جو کروا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی بہن نورین صاحبہ جو ہیں، وہ اس سے آگے گئیں اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں انہی کا لا چلتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے بدل کر فوج کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ان کا موقف ہے۔ دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے لوگ جو صحافیوں کو بتا رہے ہیں، خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کے صحافی، اسلام آباد کے صحافی اور بعض ترجمان صحافی ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو۔ اگر وہ یہ نہیں چاہتے تو پھر وہ اڈیالہ کے باہر ایک عدد تماشا لگاتے، اس میں وہ ڈھیروں کارکنوں کو لے کر آتے ہیں، امن و امان کے مسائل پیدا کرتے، باہر گفتگو کرتے ہوئے مسائل پیدا کرتے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو جب اڈیالہ کے باہر ملاقات کے لیے روکنا ہو تو 1 کلومیٹر پیچھے روک دیتے۔ 30-40 پولیس والے ہوتے ہیں، 3 بہنوں کے یا ان کے کزن ہیں وہ ساتھ آتے ہیں، تو 4 لوگوں کے سامنے 30-40 پولیس والے آ جاتے ہیں، آ کے روکتے ہیں۔ پولیس یہ نہیں کرے گی تو کارکن نہیں آئیں گے۔ یہ عدالت بھی اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کہتی ہے کہ جائیں ملاقات کریں، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہم نے ابھی سی ایم کے کیس میں دیکھا ہے، سلمان اکرم راجہ کے کیس میں دیکھا ہے، یہ ہم نے باقی لوگوں کے کیس میں دیکھا ہے۔ اور کوئی اندر جاتا ہے تو پھر اندر عمران خان بیٹھا ہوا ہے، عمران خان اندر سے کہتا ہے عاصم منیر لا، عاصم لا، عاصم منیر اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو عمران خان یہ باتیں کرتا ہے اندر سے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیسے جانے دیں، عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال کا کیا کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب چپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیل کے اندر سے بھی بولوں گا، باہر آؤں گا تب بھی بولوں گا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، اور ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، معافی تو ہم سے مانگی جائے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں، اس کے لیے جو لوگ یہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چیزوں کو یہاں تک لانے کی ذمہ دار ہے، وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو ایک مثال کے طور پر جانتے ہیں، جو جیل جاتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں پہ ہریسہ کھاتا ہے، گھر کے بنے ہوئے کھانے کھاتا ہے، اور وہاں پہ اگر صحافی ملنے آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ مثال ہے ہمارے لوگوں کے سامنے میاں نواز شریف کی۔ اب پاکستان میں کیا کسی کو اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کروایا جاتا ہے، وہ ایک خاص ڈائریکشن سے ہوتا ہے؟ اب جب یہ نہیں ہے تو کیا ہر شخص نواز شریف ثابت ہوگا؟ ہر شخص مصیبت میں آ جانے کے بعد چپ ہو جاؤ یہ پالیسی اختیار کرے گا؟ ہر شخص ایسا نہیں ہوتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تو یہی معاملہ عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب happens to be a different person، اور جنہوں نے جیل میں لوگوں کو ڈالنے کے بعد لوگوں سے ڈیل کیا ہے انہیں بھی ایکسپیرینس نواز شریف کا ہے۔ دس مین از اے نیو پرابلم، یہ ایک نیا مسئلہ ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا آؤٹ آف سلیبس ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طرح سے جس طرح سے نواز شریف کو سنبھالا گیا سنبھال لیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی صورتحال سے پہلی بار دوچار ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاپولرٹی کی ویو پہ چڑھ کے اقتدار میں آئی، مزید پاپولر ہوئے، اقتدار سے پاپولرٹی کچھ گری، اقتدار سے نکالے گئے اور اس کے بعد اور پاپولر ہو گئے۔ جب یہاں تک پاپولر ہو گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یار سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، ہمارا ہے، مینڈیٹ بھی ہمارا ہے، اور ہے۔ میں کراچی کے مینڈیٹ کی بات کروں، میں نے بار بار آپ کو بتایا، یہی الفاظ بتائے،
वकील साहब जिब्रान नासिर के घर पे लोग जमा हुए थे। मैंने फॉर्म 45 कराची में लोगों के देखे हैं, और अगर मैंने उस शख्स के फॉर्म 45 देखे हैं जो कह रहा है कि मैं जीता हूं, तो मैंने उस शख्स के फॉर्म 45 देखे जो कह रहा है हाँ ये जीता है, ये जिसको जितवाया गया ये नहीं जीता, मेरे भी फॉर्म 45 देख लो। यानी तीसरे चौथे नंबर पे आने वाले के भी फॉर्म 45 मैंने देखे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ठीक कह रहे हैं, वो जीते, उनको हरवाया गया है। और ये तो तर्जुमान सहाफी खुद मानते हैं, अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। और ये कमाल है इन लोगों का, तर्जुमान सहाफियों का, कि लिखने के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया, ये लोग ये बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत कर रही है कि लड़ाई कर रही है। ये अजीब व गरीब है, ये झूठ बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, ये मुल्क दुश्मन है। ये हमारे तर्जुमान सहाफियों का काम है। बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज फेसिंग अ प्रॉब्लम के जो उन्होंने पहले फेस नहीं की। इमरान खान साहब भी और एस्टैब्लिशमेंट भी हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है जो बिल्कुल नई है, इससे पहले उन्होंने भी फेस नहीं की। उनको भी एक ऐसा सियासतदान जो है वो सामने नजर आता था जो जेल चला गया है तो उसके बाद चुप बैठ गया। यहाँ इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल एक अलग ही आदमी साबित हुए हैं। तो वो जो है एक और सहाफ़ी उन्होंने कहा था ना टेलीविजन प्रोग्राम में कि गली में खुला सांड घूम रहा हो तो पागल खुला सांड घूम रहा हो तो हर कोई उसी की बात करेगा। तो ये वाली हालत है। इस हालत से कैसे निकलना बहुत मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 कदम पीछे हटे, एस्टैब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हटे, सीबीएम्स करते हुए 2 कदम आगे बढ़े, और दोनों के लिए बेहतर है कि आगे बढ़े, मुल्क के लिए बेहतर आगे बढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े तो करें, एस्टैब्लिशमेंट को कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े तो करें। और एस्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ की एक ऐसी हकीकत है कि उसको इक़्तिदार की गलियों से, राहदारियों से निकालना और निकाल कर उनको उनकी जगह पर पहुंचाना, ये 2-3 अशरों का काम है, ये अभी नहीं हो सकता, ये फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता। तो ये लंबा काम है, ये लंबा काम बहुत देर में जाकर होगा, ये बात याद रखनी चाहिए हमारी सियासी जमातों को। आखिरी चीज, इकबाल संघीड़ा का मामला। इकबाल संघीड़ा के हवाले से मैंने आपको बताया था, लाहौर MM आलम रोड से उठाया गया, किसी और को उठाना था, वो हाथे चढ़ गया। 2 सैलून आमने सामने हैं, एक साहब हैं उनके नाम पे सैलून है और एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसके नाम पे सैलून है, बिल्कुल आमने सामने सैलून है। एक सैलून की थीम है व्हाइट और ब्लैक कलर वाली, सब समझ में आ गया आपको। तो वहां बाल कटवाने आए थे, उसके बाद गिरफ्तार हो गए संघीड़ा साहब। संघीड़ा साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देख लिया। उसके बाद आज ये खबर आई कि संघीड़ा साहब फिर गिरफ्तार हो गए, झूठ बोला जा रहा है। गिरफ्तार हुए ना तो आपने भागने की कहानी दी थी, चक्री से भाग गए। गिरफ्तार होने की कहानी दें कि जी ये भागे, भाग के खाला के घर, फुप्पी के घर, मामी के घर, चाचू के घर, ताया के घर, फुफ्फा के घर, किसी के घर छुपे थे, दोस्त के घर छुपे थे, या किसी पाइप में जो हीरोइनची पड़े हुए थे उनके दरमियान दुबक के बैठ गए थे, वो हीरोइनची रॉडें लगाते रहे और ये बैठे रहे। ये सब कुछ इनमें से कोई कहानी हो, संघीड़ा को जाके किसी चीज की मदद से गिरफ्तार कर लिया, कोई कहानी नहीं है जी संघीड़ा गिरफ्तार हो गया। कैसे गिरफ्तार हो गया? और संघीड़ा को किसने वापस कैंप जेल के हवाले किया है? संघीड़ा को वापस कैंप जेल के हवाले किया एंटी करप्शन की टीम ने। कैसा? तो एंटी करप्शन की टीम ने अगर वापस हवाले किया है तो संघीड़ा जाहिर है कि किसी के पास था, जिनके पास था। हमने इतनी देर जो वीडियो में बातें की ना, 13 मिनट उन्हीं की बातें की है, तो उनके पास था और संघीड़ा से कुछ चीजें पूछी गई हैं। अभी गोट कहीं फंसी हुई है, जैसे कैरम खेलते हैं ना, आप गोट फंस जाती है, गोट कहीं फंसी हुई है, निकल जाएगी तो बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, वरना मामला अटका हुआ है। और संघीड़ा साहब जो हैं वो ताउन करने पर आमादा हो चुके हैं, तो कुछ पेशरफ्त होगी। संघीड़ा साहब वैसे भी बहुत ज्यादा ताउन पहले भी कर चुके हैं, मजीद भी करेंगे, करना पड़ेगा। और संघीड़ा साहब जो हैं उनको ये नजर आता है कि वो जहां तक पहुंचे थे वहां से सब कुछ छोड़ देना, और फर्ज कर ले बंदा मुल्क से बाहर फरार हो गया, इस तरह की कोई बात कर लेना, तो संघीड़ा साहब का बड़ा नुकसान है। संघीड़ा साहब के लिए उसमें कोई भी फायदे की चीज नहीं है। इसलिए उनके लिए बेहतर यही कि वसी मुल्क में इन्हीं हालात में अपनी जगह बनाने के बाद यहीं आकर बैठे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।